कल जंतर मंतर पर मुसलमानों ने धार्मिक एकता को लेकर एक प्रोटेस्ट किया, जिसमें मुसलमानों से आने का फतवा जारी किया गया। लेकिन चंद्रशेखर रावण को सभी जानते हैं कि वो फुटेज के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, तो पहुंच गए अब्दुल्ला की शादी में बेगाना बनकर। मुसलमानों ने रहम दिली दिखाते हुए इसे मंच पे भी बैठा लिया, लेकिन इस जैसे ही इनको बोलने का मौका मिला तो कौवा की तरह काऊ काऊ करके इन्होंने मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी। इससे वहां बैठे मुसलमान इसकी थाली से रोटी चुराने की चाल समझ गए और उग्र हो गए। भीड़ में से कई लोगों ने चप्पल भी फेंक के मारी, तो मंच पर बैठे एक मौलाना ने तो नहीं दलाल बोलकर इसको धक्का तक दे डाला। लेकिन ये बेशर्मी की तरह वहां खड़े रहे। लेकिन जब चंद्रशेखर रावण ने देखा कि अब वहां भीड़ उग्र हो गई है, तो ये पुलिस के साए में भागता हुआ बच के निकल गए। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के साथ दिल्ली में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों की नोकझोंक हो गई। इस दौरान उग्र भीड़ ने हंगामा शुरू किया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। कहा जा रहा है कि हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और इस बारे में एनआई से बातचीत में यूपी के नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, अगर हम सच्चाई की आवाज उठाते हैं तो हमें इस तरह के विरोध का सामना करना ही पड़ता है। कड़वा सच ये है कि समाज के कमजोर तबके के साथ भेदभाव हो रहा है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एनआई से कहा, आज का विरोध प्रदर्शन दिल्ली की टीम ने किया था। वक्फ संशोधन अधिनियम में जो संशोधन किए जा रहे हैं और जिस तरह से धार्मिक भावनाओं, धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणियां की जा रही है, देश को अस्थिर करने का काम किया जा रहा है, माहौल खराब किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, जिस तरह से एक तरफ कार्रवाई की जा रही है, चाहे वह हिमाचल हो या बहराइच, लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, उनके मुआवजे का क्या होगा? मैं भी वहां जाना चाहता हूं। पार्टी इसके लिए भी तैयारी कर रही है। आज दिल्ली की टीम ने इन सभी बातों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। और जब हम अपनी लड़ाई लड़ने जाते हैं तो विरोधी हमें कमजोर करके कोशिश करते हैं हमसे लड़ने की, और हम ऐसी साजिशों और षड्यंत्रों से डरने वाले नहीं। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को मुस्लिम समाज ने धार्मिक एकता का कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें उत्तर प्रदेश के नगीना से एसपी सांसद चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हुए। और इसी क्रम में मंच पर बोलते हुए चंद्रशेखर आजाद ने वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर मोदी सरकार पर सियासी हमले शुरू कर दिए। इससे कार्यक्रम में मौजूद लोग नाराज हो गए। उन्होंने मंच पर चंद्रशेखर आजाद का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद जंतर मंतर के कार्यक्रम में शामिल भीड़ आक्रोशित हो गई और हूटिंग करने लगी। साथ ही चंद्रशेखर वापस जाओ के नारे लगाने लगी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला बढ़ता देख पुलिस ने सांसद चंद्रशेखर आजाद को जंतर मंतर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। 20 अक्टूबर को पुणे में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बयान पर जब प्रतिक्रिया के लिए सवाल किया गया तो सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने क्या कहा, खुद सुनिए। सीजीआई चंद्रचूड़ ने, अभी आपने को रविवार को जानकारी होगी कि उन्होंने एक बयान दिया है। जब बाबरी मस्जिद के निर्णय चल रहा था उसको लेकर चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आस्था दिखा रहे थे और भगवान से प्रार्थना किए थे, जिसके बाद ये निर्णय ले पाए। कैसे सोच देखते हैं इसको? कोई कमेंट नहीं करा, ये छोड़ो। जो जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को भूत बन जाते हैं, जब से पीछे पड़ गए। आपको जी कौन तब कहाँ है? तो आपकी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख नहीं, रविवार की बात है, सीजीआई का बयान है। तो जो चूतिए तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं, तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? सर, बहराइच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर अभद्र टिप्पणी की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की एक तरफा जीत रहेगी। बसपा के उपचुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बाबरी विवाद फैसले पर की गई टिप्पणी पर जब राम गोपाल यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को मारते हो, तब वे भूत बन जाते हैं और जस्टिस के पीछे पड़ जाते हैं। अब कहाँ है आपको अभी भी बाबरी मस्जिद और मंदिर दिख रहा है? अरे छोड़िए, तमाम चूतिए इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो क्या मुझे उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए? राम गोपाल यादव ने बहराइच की घटना को लेकर कहा कि यहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा हो नहीं हुआ, बल्कि दंगा कराया गया। अब सपा के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को गाली देने और अपमानजनक टिप्पणी करके भारी विवादों में घिर गए हैं। भाजपा ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सपा नेता की टिप्पणी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जमकर हंगामा भी। बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से जब राम गोपाल यादव के बयान को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम सीजेआई साहब का सम्मान करते हैं। राम गोपाल जी का बयान मेरी जानकारी में नहीं है।
सीजेआई जस्टिस देवाई चंद्रचूड़ ने पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा था, अक्सर हमारे पास मामले आते हैं लेकिन हम समाधान पर नहीं पहुंच पाते हैं। अयोध्या मामले के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था जो 3 महीने तक मेरे सामने थे। मैं भगवान के सामने बैठा और उनसे कहा कि उन्हें समाधान खोजना होगा। मेरा विश्वास करिए, अगर आपकी आस्था है तो भगवान हमेशा कोई रास्ता निकाल ही लेता है। यूपी भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, रामगोपाल की टिप्पणी न्यायपालिका की अवमानना है और समाजवादी पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वे एक प्रोफेसर के रूप में माने जाते हैं लेकिन उनकी हरकतें एक शरारती बच्चे जैसी हैं। दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में यादव की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि विपक्षी इंडिया गुट के नेताओं को प्रार्थना करना पसंद नहीं है और उम्मीद है कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। भाजपा के आईटी हेड अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि रामगोपाल यादव पर अदालत की अवमानना का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने की पीड़ा तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादियों के लिए असहनीय है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और रामगोपाल यादव समेत वरिष्ठ नेता सोमवार को करहल विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए तेज प्रताप यादव के नामांकन के लिए मैनपुरी में थे, जहां 13 नवंबर को मतदान होना है। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। अब की बार बुरे फंसे अरविंद केजरीवाल। झूठा आरोप लगाकर भाग जाओ का नायाब फॉर्मूला बनाया था जो अब की बार उन्हीं के गले में हड्डी बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि गुजरात हाईकोर्ट में उनके खिलाफ चलने वाली मानहानि की सुनवाई पर रोक लगा दे। पर ऋषिकांत राय और एवीएन भट्टी की पीठ ने कहा है कि कोर्ट इस मामले को दखल नहीं दे रहा है और केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। थक हारकर केजरीवाल की ओर से पेश हुए कांग्रेसी वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मेरा मुकव्वल माफी मांगने को तैयार है, पर वादी गुजरात यूनिवर्सिटी ने माफी स्वीकार करने से इंकार कर दिया। अब उन्हें अहमदाबाद हाईकोर्ट में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। यह पूरा मामला प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री से संबंधित है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने मोदी की डिग्री को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया था जिसे केजरीवाल और संजय सिंह ने झूठा बताया। इस पर गुजरात यूनिवर्सिटी ने केजरीवाल और संजय सिंह के लिए मानहानि का दावा कर दिया था। केजरीवाल अभी तक नेताओं पर आरोप लगाते रहे हों, मानहानि नोटिस मिलने पर कोर्ट में माफी मांग लेते थे। यह तरीका वे कई बार आजमा चुके थे। अरुण जेटली से माफी मांगी थी, फिर एक और मामले में नितिन गडकरी से माफी मांगी थी, पर अब की बार बुरा फंसे हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी अब की बार उन्हें माफ करने के मूड में नहीं है और हो सकता है कि इस मामले में उन्हें सजा भी हो जाए। गुजरात यूनिवर्सिटी ने केस दर्ज कराते हुए कहा था कि केजरीवाल और संजय सिंह ने यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने की कोशिश की है। दोनों नेताओं ने संस्थान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए। उनको पता है कि पीएम की डिग्री पहले ही वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है और इसके बावजूद दोनों नेता कह रहे हैं कि डिग्री न दिखाकर यूनिवर्सिटी सच छिपा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। शिकायतकर्ता के वकील अमित नायर ने बताया कि गुजरात विश्वविद्यालय को निशाना बनाने वाली दोनों नेताओं की टिप्पणियां मानहानिकारक और संस्थान की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाती है। गुजरात विश्वविद्यालय की स्थापना 70 साल से पहले हुई थी। यह विश्वविद्यालय लोगों के बीच प्रतिष्ठा है और आरोपी के बयान से विश्वविद्यालय के बारे में अविश्वास पैदा होने का खतरा भी। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को रद्द करने की याचिका को रद्द करने से इंकार करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। प्रसाद ने कहा कि केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए भाजपा उनकी कड़ी निंदा करती है। उन्होंने मंगलवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश आने के बाद उम्मीद कर सकते हैं कि केजरीवाल आगे से इस प्रकार के झूठे आरोप नहीं लगाएंगे और किसी भी व्यक्ति का मानहानि नहीं करेंगे। प्रसाद ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल देश को बदलने का ख्वाब लेकर आए थे और आजकल माफी मांगने के विशेषज्ञ बन गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले को रद्द करने की मांग याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीतियां आकार लेती जा रही हैं। मुंबई में होटल हयात में महाविकास आघाड़ी की मीटिंग शुरू होने के कुछ ही घंटे बाद शिवसेना के नेता संजय राउत यह कहते हुए चले गए कि महाविकास आघाड़ी में ऑल इज वेल है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मंगलवार को सीट शेयरिंग पर हो रही बैठक के बीच में ही शिवसेना के नेता संजय राउत बाहर आ गए और अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए, जबकि कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने बैठक जारी रखी। राउत के साथ ही शिवसेना यूबीटी के लोकसभा सांसद अनिल देसाई भी मीटिंग से बाहर आ गए थे। बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के घटक दलों में टिकट बंटवारे को लेकर बहुत उठापटक देखने को मिल रही है। हालांकि सूत्रों की माने तो अब भी सब कुछ ठीक नहीं है, वरना शिवसेना के नेताओं के जाने के बाद एनसीपी शरद
पवार और कांग्रेस के नेता भी चले जाते हैं और मीटिंग समाप्त हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब गतिरोध अब भी कायम है। विपक्षी दलों को महाविकास आघाड़ी की बैठक शाम 4:30 बजे के करीब शुरू हुई थी। इसमें नाना पटोले, बाला साहेब थोराट, संजय राउत, जयंत पाटिल, विजय वेडेट्टीवार, वर्षा गायकवाड़, अनिल देसाई, जयंत पाटिल, जितेंद्र आहड़ आदि नेता मौजूद थे। माना जा रहा है कि अभी एमवीए में 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर गतिरोध बना हुआ है, उसे सुलझाने की कोशिश चल रही है। जबकि उद्धव ठाकरे से जब आज कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट मिले थे तो उद्धव ठाकरे ने उनसे साफ कहा था कि आज ही सब मामला सुलझा ले, नहीं तो कल हम अपनी लिस्ट जारी कर देंगे। सवाल है कि फिर उनके ही दोनों नेता मीटिंग बीच में छोड़कर क्यों निकल गए? क्या कल फिर से महाविकास आघाड़ी की मीटिंग होगी? मीटिंग से निकले संजय राउत ने इनकार किया। सवाल है कि जब बात बनी नहीं तो कल फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे होगी? सूत्रों के मुताबिक उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ और मुंबई में करीब 15 सीटों को लेकर पेंच फंसा है। ये सीटें विदर्भ की दक्षिण नागपुर, रामटेक, वडोदरा, चंद्रपुर, कामठी, भंडारा, अमरावती, भयकाला, वर्सोव-कुर्ला, बांद्रा पूर्व एवं उत्तर महाराष्ट्र की पारोला, एरोडल व नासिक पश्चिम विधानसभा सीट है। बता दें कि विधानसभा चुनावों के लिए मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ एमवीए के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारा समझौते को अंतिम रूप देने में देरी से छोटे घटक दलों के बीच चिंता पैदा हो गई। सीट बंटवारे पर चर्चा जारी रहने के कारण विपक्षी खेमे के भीतर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, वामपंथी दल और पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी सहित छोटी पार्टियां बेचैन होती जा रही हैं। समाजवादी पार्टी और पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ने तो कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी, क्योंकि नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू हो गया है, जिसकी अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। सीट आवंटन में लगातार हो रही देरी से चुनाव में छोटी पार्टियों के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है और इसीलिए वे चिंतित हैं। बीते लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में एमवीए को 48 लोकसभा सीटों में से 31 सीटें मिली थी, इसलिए छोटी पार्टियां आईएनडीए गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ने की इच्छुक है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को सिर्फ 17 सीटों पर जीत मिली थी। लोकसभा चुनावों में एमवीए के प्रमुख घटक दलों कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने हिस्सा लिया था। वहीं छोटे दलों ने आम चुनाव लड़े बिना ही विपक्षी गठबंधन के प्रचार अभियान का समर्थन कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार 22 अक्टूबर को 60 साल के हो गए और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस बीच गृह मंत्री शाह ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम मुस्लिमों नेताओं को मिर्ची लग सकती है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन का भारतीय रेजिडेंस परमिट बढ़ाने का फैसला किया। इससे पहले बांग्लादेशी लेखिका ने 22 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर गृह मंत्री से मदद मांगी थी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि मेरा भारतीय रेजिडेंस परमिट जुलाई महीने में ही एक्सपायर हो गया है, लेकिन गृह मंत्रालय उसे फिर रेन्यू नहीं करा रहे हैं। गृह मंत्रालय से परमिट मिलने के बाद लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। बता दें कि तस्लीमा भारत को अपना दूसरा घर बताती हैं। उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार मुझे भारत में रहने देगी तो मैं उनकी शुक्रगुजार रहूंगी। मालूम हो कि बांग्लादेश में जन्मी तस्लीमा नसरीन अभी भारत में रह रही हैं। वे अक्सर इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर रहती हैं। तस्लीमा ने 90 के दशक में लज्जा और अमर में बेला नाम से 2 किताबें लिखी थी। उनकी इस किताब का इस्लामिक जगत में काफी विरोध हुआ था। भारत में भी असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम तस्लीमा का काफी विरोध करती है। तस्लीमा नसरीन ने अमित शाह से आग्रह करते हुए कहा था कि मैं भारत में रहती हूं क्योंकि मैं इस महान देश से प्यार करती हूं। पिछले 20 वर्षों से यह मेरा दूसरा घर रहा है, लेकिन गृह मंत्रालय 22 जुलाई से मेरे निवास परमिट का विस्तार नहीं कर रहा है। इसको लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। अगर आप मुझे भारत में रुकने की अनुमति देंगे तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। अपनी लिखी किताबों को लेकर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर आई तस्लीमा नसरीन के खिलाफ 1994 में फतवा जारी किया गया था। तस्लीमा पर इस्लाम की खिलाफत करने का आरोप लगा था। इसके बाद तस्लीमा को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। 1998 में तस्लीमा वापस बांग्लादेश गई, लेकिन वहां की निवर्तमान शेख हसीना सरकार ने उन्हें वहां रहने नहीं दिया। इसके बाद अमेरिका और यूरोप में रहीं। इसके बाद 2004 में वे भारत आ गई। पहले तस्लीमा कोलकाता में रहती थी, लेकिन बाद में कोलकाता में भी उनका विरोध होने लगा, जिसके चलते उनको वहां से जयपुर शिफ्ट होना पड़ा। हालांकि जयपुर में कुछ समय रहने के बाद तस्लीमा ने दिल्ली को घर बनाया।
महिला अत्याचारों और धर्म के नाम पर महिलाओं को दबाने संबंधी अपने विचारों को लेखन में खुलकर उजागर करने वाली तस्लीमा फिलहाल दिल्ली में ही रहती हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।